Assalamualaikum स्टूडेंट्स। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज कोर्सेज में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लेक्चर सीरीज़ के साथ मैं हूं आपका टीचर, आपका इंस्ट्रक्टर राना आसिफ शहजाद अली। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सीरीज़ की लेक्चर सीरीज़ में मैं आपके लिए लेके आया हूं लेक्चर नंबर 1 और इसी मुनासिब से चूँकि हमारे कोर्स का पहला वीक है तो लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस कोर्स की शुरुआत करेंगे और इसी मुनासिबत से जो पहला लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन का रखा गया है कि पहले हम ये सीखेंगे कि मैनेजमेंट है क्या चीज़, मैनेजमेंट का पर्पसेस क्या होते हैं, ये जो मैनेजमेंट है किन किन अवामिल पे, किन किन प्रैक्टिसेस पे मुश्तमिल होती है। आज के टॉपिक में जो एरियाज़ हमने कवर करने हैं वो कुछ यूँ हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड इट्स प्रोसेस, कि मैनेजमेंट क्या है और जब आप मैनेजमेंट करते हैं तो आपको किन किन अवामिल में से गुज़रना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ ये एक सीरियल प्रोसेस है। सीरियल प्रोसेस मीन कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको इंटीग्रेट कर दिया जाता है, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। सेकंड लेवल पे हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मैनेजमेंट जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का मजमूआ है, तो इस मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होंगे कि जिनको इंटीग्रेट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, मेक श्योर दैट कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो हैं अमूमी तौर पे वो 4 कहलाते हैं, जिसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग है, और इनको आसान अल्फाज में अब्रेविएट किया जाता है याद रखने के लिए पोल्का के नेम से। स्टूडेंट, फिर हम देखेंगे कि मैनेजर्स कौन होते हैं एंड मैनेजमेंट क्या है। मैनेजर बेसिकली वो अशख़ास होते हैं जिनके ज़िम्मे अदारों को चलाना, मुख्तलिफ जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं इनको परफॉर्म करना, उनको लुक आफ्टर करना, उनको कैरी ऑन करना, और एक्चुअली जो प्रोफेशन में वो जो चीज़ें परफॉर्म करते हैं, वो जो एक्टिविटीज़ या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उसी चीज़ को ही मैनेजमेंट कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्टिवली प्रोसेसेस परफॉर्म किए जाते हैं या आप मुख्तलिफ किस्म की ऑपरेशंस को कैरी ऑन करते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को ही आप मैनेजमेंट का नाम देते हैं। अब मैनेजमेंट जो है हर इंसान, ये जो सब्जेक्ट है ये ह्यूमन डेली रूटीन जो है उस पर बेस करता है। तो हर इंसान चाहे उसने मैनेजमेंट साइंसेस को पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा, वो अपनी ज़िंदगी की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को, मुख्तलिफ अवामिल को वो मैनेज करने की कोशिश करता है, चाहे उसने इस साइंस को पढ़ा है या नहीं पढ़ा। लेकिन आप में और उनमें फ़र्क ये हो जाएगा कि चूँकि अब आप उनके प्रिंसिपल्स को पढ़ने लगे हैं, इस सब्जेक्ट के साथ ह्यूमन इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमन जो लाइफ का बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा अटैच है, जुड़ा हुआ है। फिर हम देखेंगे मैनेजमेंट रूल्स एंड लेवल्स, के मैनेजमेंट के अंदर जो एक मैनेजर होता है या नॉन मैनेजरियल स्टाफ का पर्सन जो होगा, तो उस ज़ाहिर सी बात है उसका भी तो मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के अंदर कोई ना कोई रोल होता है। तो वो कौन कौन से रोल्स हैं जो मैनेजर्स प्ले कर सकते हैं, और जो मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लेवल्स पे हो सकती है। नॉर्मली इसके लिए आपको, चूँकि कुछ स्टूडेंट्स ने पहले मैनेजमेंट कोर्सेज को पढ़ा हुआ है, तो उनको तो पता होगा कि मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। ये इंशाल्लाह हम जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे आगे जाके डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा मैनेजरियल स्किल्स, वो कौन कौन से स्किल्स हैं जो लाजमी ख्याल की जाती हैं कि ये मैनेजर्स के अंदर होनी चाहिए। नॉर्मली तौर पे तो इतना आइडिया तो हमारा होता ही है कि ये ह्यूमन स्किल्स जो हैं ये क्वालिटेटिव नेचर की भी होती हैं और क्वांटिटेटिव नेचर की भी होती हैं। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा कि आज के दौर में जब दुनिया में हमारे इर्द गिर्द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर और इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी से वाक़ हो रही होती हैं, तो जो चेंजिंग माहौल के अंदर डायनामिक मैनेजमेंट होती है, क्विक डिसीजंस होते हैं, हालात का एनालिसिस होता है और कंपेटिटर एनालिसिस किया जाता है। मोर ओवर, आप जब मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो बुनियादी किस्म के 3-4 किस्म के एनालिसिस भी सीखेंगे जो बिज़नेस की प्रमोशन के लिए या हालात की स्कैनिंग के लिए उनको नॉर्मल रूटीन के अंदर भी बिजनेस आज में यूज़ किया जाता है, जिनको पेस्ट एनालिसिस, स्वाट एनालिसिस का टाइम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस
और इस तरह से स्मार्ट एनालिसिस जो है इनको भी करना हम सीखेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक में, जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं इनको डिस्कस करने के लिए हमारा आज का पहला टॉपिक है व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड इट्स प्रोसेस। यानी मैनेजमेंट क्या है, किन चीज़ों को, किन एक्टिविटीज़ के मजमूए को मैनेजमेंट कहा जाता है और कौन कौन सी चीज़ इसमें आएगी और इनके अवामिल क्या है, मैनेजमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आएंगी और इसकी एंड प्रोडक्ट क्या होगी। जैसा कि नाम से जाहिर है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट, द प्रोसेस एक ऐसा अमल ऑफ डिज़ाइनिंग जिसमें चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है, मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट यानी जिस माहौल में आप काम कर रहे होते हैं उसकी डिज़ाइनिंग और उसको दोबारा से मेंटेन करना, इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर जिसमें कुछ लोग इनफरादी हैसियत में काम कर रहे होते हैं और बाज़ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनको एक ग्रुप या टीम की सूरत में परफॉर्म करना होता है। इन ग्रुप्स टू अकम्प्लिश एफिशिएंटली सेलेक्टेड एम्स यानी वो तमाम पहले से ही मुख्तस करदा तय करदा आपके टारगेट्स के जिनको मुकम्मल करने के लिए या अटेन करने के लिए आप ग्रुप्स की सूरत में अपने हिस्से के काम करते हैं और मेक श्योर दैट कि तमाम लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन पर्पसेस हैं वो मद्देनज़र रखने होंगे। और ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन पर्पसेस क्या होते हैं, द स्मूथ रनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड वन टू अर्न प्रॉफिट कि उन्होंने मुनाफा कमाना है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई इस डेफिनेशन को देख के कि मैनेजमेंट ऐसी एक्टिविटीज़ का मजमूआ है कि जिसके अंदर आप एक माहौल को जिसमें आप काम कर रहे होते हैं उसको मैनेज करने का नाम है, उसको मेंटेन करने का नाम है और मकासद क्या होते हैं कि जो फर्म्स के या ऑर्गेनाइजेशंस के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अटेन करने के लिए आप ग्रुप की सूरत में काम करते हैं विद एफिशिएंट प्रैक्टिसेस यानी ऐसी प्रैक्टिसेस से जिससे काम की जो क्वालिटी है वो बेहतर होती है। मैनेजमेंट इज़ आ डिस्टिंक्ट प्रोसेस यानी एक वाज़ेह अमल है कि जिसकी पहचान होती है, कंसिस्टिंग ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, नंबर 1 पे प्लानिंग है यानी हम अपनी चीज़ की, हम अपनी एक्टिविटीज़ की और हमारे जो गोल्स होते हैं उनको अटेन करने के लिए प्लानिंग करते हैं। फिर सेकंड स्टेप पे हम इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्या है कि आप चीज़ों की तरतीब लगा लेते हैं कि अपनी सीक्वेंस के एतबार से कौन कौन से अवामल किस किस स्टेज पे होंगे, वर्किंग शेड्यूल बनेंगे, टाइमिंग शेड्यूल बनेंगे, वर्क प्रोसेसेस डिसाइड होंगे, पर्सोनल्स की ड्यूटी लगेगी, स्टाफिंग। जब आप चीज़ों को डिज़ाइन कर लेते हैं, इनकी तरतीब लगा लेते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत होती है कि आपके पास एक ऐसा स्टाफ हो जो अपनी स्किल रखता हो मुख्तलिफ फील्ड्स की और उनको उनकी स्किल्स के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टास्क दिए जाएँ। लीडिंग, और पहले स्टेप पे जब उनको नहीं पता होता कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या फंक्शंस परफॉर्म करनी है तो मैनेजर उनको बताता है लीड करके अपने प्रैक्टिकल बिहेवियर से या प्रैक्टिकल प्रैक्टिस से कि ये काम आपने ऐसे करने। और लास्ट में कंट्रोलिंग फंक्शन होता है कि आप चीज़ों को बताते हैं। यानी जब आपकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही होती हैं तो ऐसे ही नहीं होता कि सबको कह दिया जाए ठीक है जी आप अपना काम करें, तो कंट्रोलिंग मेजर्स भी जो हैं वो साथ साथ होती हैं। और अगर आप महसूस करते हैं किसी जगह पे काम अपने जो सिलेक्टेड गोल्स हैं, टारगेटेड गोल्स हैं, उससे हट गया है या उसकी प्रैक्टिसेस हट गई हैं तो उनको फिर कंट्रोल किया जाता है। तो प्रिकॉशनरी और कंट्रोलिंग मेजर्स भी जो हैं वो साथ साथ काम कर रही होती हैं। परफॉर्म टू डिटरमिन यानी मैनेजमेंट क्यों की जाती है ये मालूम करने के लिए, एंड अकम्प्लिश और चीज़ों को मुकम्मल करने के लिए, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स ऐसे मकासद कि जिनकी वजाहत पहले ही कर दी जाती है काम शुरू होने से पहले। ऑब्जेक्टिव्स विद द यूज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर रिसोर्सेज यानी जिनकी अटेनमेंट के लिए आप इंसानों की तरतीब लगाते हैं, इंसानों को मुख्तलिफ काम देते हैं और उन कामों को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली कंप्लीट करने के लिए आप टेक्नोलॉजी का या अदर रिसोर्सेज का मीन IT, मशीनरी, पीपल्स, टेक्नोलॉजी इनका सहारा लेते हैं ताकि चीज़ों को एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली मुकम्मल कर लिया जाए। अच्छा, अब मैनेजमेंट की हमने डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली, इसके कितनी चीज़ें इसके साथ अटैच्ड होती हैं इनको भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कि चूँकि मैनेजमेंट एक सोसाइटी यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो बियॉन्ड दिस के वो किस सिनफ से ताल्लुक़ रखते हैं, मर्द हैं या औरतें हैं, क्योंकि आपसे पहले भी ये डिस्कशन हो चुकी हुई है
कि डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 1974 एक जो पहले से एक्ट मंजूर हो चुका है, इसके तहत एट वर्क साइट, एट वर्क प्लेस आप किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन का जो मुजाहरा नहीं कर सकते। इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर बनने की कोशिश की जाती है और इदारों के लिए लाजमी भी है कि मर्दों और औरतों की तकसीम के बगैर उनको उनकी स्किल, उनकी प्रोफेशनल क्वालिटीज़, उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे ऑफरिंग्स की जाएं और जो लोग अच्छी जॉब परफॉर्म करते हैं तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया की जानी चाहिए। तो बेसिकली ये जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, ये मैनेजमेंट जो है ये 6 M's ऑफ मैनेजमेंट भी कहलाते हैं, यानी बेसिक रिसोर्सेज जो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही होती हैं। इसमें होते सबसे पहले M है मैन एंड वेमेन, यानी मर्द और औरतें। ज़ाहिर तौर पे बात है कि एक सोशल सेटअप के अंदर या आपकी सोसाइटी के जो दो रोल हैं मर्दों और औरतों का, तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये दो रोल मौजूद होते हैं। दैन मटीरियल, अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो मटीरियल के बगैर आपकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती। थर्ड M है मशीन्स, आपके काम को मैकेनाइज करने के लिए, तेज़ करने के लिए, एक सिस्टम के तहत लाने के लिए और चीज़ों की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल भी जो किया जाता है। मेथड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के मेजर्स दिए जाते हैं चीज़ों को प्रोड्यूस करने के, चीज़ों को कंप्लीट करने के, चीज़ों को प्रोसेस करने के मुख्तलिफ़ अवामिल मौजूद होते हैं। फिफ्थ M है आपके पास मनी, पैसा होगा तो पैसा एक कैटलिस्ट का काम करता है बिज़नेस के अंदर। पैसे से यानी ये एक तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये जो पैसा होगा ये किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को ज़ाहिर करता है। नंबर 2, जो आपके रनिंग ऑपरेशंस होते हैं चाहे शॉर्ट टर्म नौइयत के हों चाहे लॉन्ग टर्म नौइयत के हों, उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको कैरी ऑन करने के लिए, उनको पेट्रोल यानी फ्यूल मुहैया करने के लिए ताकि वो मुकम्मल हो सके, हमें पैसे की ज़रूरत होती है। और लास्ट टाइम जो इस रूटीन या इस लिस्ट के अंदर है वो मार्केट क्या है कि वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पर्सनल्स काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारी मार्केट फोर्सेस ऑपरेट कर रही होती हैं जिनको सप्लाई एंड डिमांड कहा जाता है। और सप्लाई एंड डिमांड जो है वो मौजूद होंगी तो वहाँ पे वो तमाम अवामिल हो सकते हैं जो एक मार्केट के फंक्शन के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट जो है ये बेसिकली कहा जाता है कि ये 6 M's का मजमुआ होती है और इनको अगर मिला लिया जाए या इनको ऑब्ज़र्व कर लिया जाए तो मैनेजमेंट जो है इसकी एक्टिविटीज़ मुकम्मल और परफेक्ट हो जाती हैं। मैनेजरियल कंसर्न्स, यानी मैनेजमेंट का या मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ का कंसर्न किस चीज़ के साथ होता है। सबसे पहले जो उनका पर्पज़ होता है एफिशिएंसी और दूसरा होता है इफ़ेक्टिवनेस। स्टूडेंट्स एक चीज़ ज़हन में रख लें, कोई भी मैनेजमेंट एक्टिविटी, कोई भी कंट्रोलिंग एक्टिविटी या किसी भी बिज़नेस प्रेमिसेस के अंदर, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हों, तो कोई भी किया जाने वाला काम जो मैनेजमेंट से बिलोंग करता हो, जब तक उसके अंदर एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस नहीं होगी वो एक्टिविटीज़ आपकी सही कंसीडर नहीं की जाएंगी। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि व्हाट डज मीन्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? डूइंग थिंग्स राइट। बुनियादी तौर पे एफिशिएंसी का मतलब है कि चीज़ों को बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड पे परफॉर्म करना या उनको चलाना या चीज़ों को प्रोसेसेस को कंप्लीट करना जो कि स्टैंडर्ड्स कहते हैं या जो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं। नंबर 2, गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फॉर द लीस्ट इनपुट, यानी कम से कम कॉस्ट को लगाते हुए अपने प्रोडक्ट को या प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज़ करना, यानी आपको जो एंड प्रोडक्ट हासिल होती है किसी भी बिज़नेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर उनको मैक्सिमाइज़ करना। इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी मिनिमम इनपुट या ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन यानी बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना के कॉस्ट को कम से कम कंज्यूम करना और बेनिफिट्स को इंक्रीज कर लेना, बल्कि ऑप्टिमम लेवल तक ले जाना। नंबर 2 इसके अंदर इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स, यानी पहले था डूइंग थिंग्स राइट, चीज़ों को सही करें, जबकि ये था डूइंग द राइट थिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हुए सही काम ही करने चाहिए जो हमारे प्रोफेशन, हमारी प्रैक्टिस, हमारे वर्क एक्सपीरियंस के साथ बिलोंग करते हैं या उससे उनका रिलेशन होता है। नंबर 2 जो मेन पॉइंट इसमें होगा अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और इफ़ेक्टिवनेस का मतलब ये भी होता है कि जो आपको टारगेट दिए जाएँ, आपको एक्टिविटीज़ दी जाएँ, आपको एक रोल दिया जाए, आप उस रोल को, उन एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करें और जो टारगेट्स आपको दिए गए हैं उनको आप अटेन करें विद इन द टाइम, विद इन द कॉस्ट। तो इससे ये चीज़ ज़ाहिर हो गई
कि मैनेजमेंट जो हम परफॉर्म करते हैं इसके पर्पसेस क्या होते हैं। इसका कंसर्न ये होता है कि चीज़ों को बिल्कुल सही अंदाज से करना चाहिए और जो हमें अपने प्रोसेसेस अप्लाई करने हैं वो बिल्कुल राइट जगह पे करने चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड कहता है या जो हालात का तकाजा है। बेसिकली आपको इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनालिसिस होता है, जिसको आप माइक्रो एनालिसिस भी कहते हैं, और एक्सटर्नल एनालिसिस जो होता है कि जिसको आप मैक्रो एनालिसिस भी कहते हैं, उसको करना बड़ा ज़रूरी होता है, जिससे आपको तमाम चीज़ों को समझने में मदद मिलती है। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ और अपने अगले टॉपिक की तरफ। मैनेजेरियल कंसर्न्स। अभी जो हमने इफ़ेक्टिवनेस या एफिशिएंसी की बात की है, इनके दरमियान क्या रिलेशन होता है आपकी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के साथ, इनको मिला के देखना या इनको ऑब्ज़र्व करना क्यों ज़रूरी है, इनका इम्पैक्ट क्या होगा, वो हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। एफिशिएंसी मीन्स रिसोर्स यूजेज, यानी आप अपने काम को परफॉर्म करने के लिए, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कितनी किस्म के रिसोर्सेज जो है उनको यूज़ करते हैं। और दूसरा जो टास्क इसके अंदर होगा, जो कि इसका नाम एफिशिएंसी कहता भी है और इससे वाज़े भी करता है, लो कॉस्ट, लो वेस्ट, यानी नुकसान कम से कम हो। यानी जो रिसोर्सेज आप यूज़ करें, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पे कोई काम हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, तो जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं उस पे प्रोडक्ट तो बननी चाहिए, लेकिन वेस्टेज ऑफ मटेरियल है या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है वो कम से कम होना चाहिए। और अगर आप कम इनपुट से मोर आउटपुट या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो आपका ऑपरेशन जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर एफिशिएंसी मौजूद है। लो वेस्ट के बाद आप जब नीचे देखते हैं जाके, तो फिर हासिल शुदा आपकी एंड प्रोडक्ट क्या होती है। मैनेजमेंट स्ट्राइव फार, यानी मैनेजमेंट कोशिश करती है, उनकी एफर्ट्स होती हैं लो रिसोर्स वेस्ट, कि कम से कम जो आपके जो ज़राए अवेलेबल हैं, आपके रिसोर्स जो हैं वो ज़ाया हों। इसको हाई एफिशिएंसी का नाम दिया जाता है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं इफ़ेक्टिवनेस, यानी एंड्स, ये मीन्स हैं कि चीज़ें कैसे करनी हैं, जबकि इफ़ेक्टिवनेस मीन्स एंड्स, कि जो चीज़ आपके पास एंड प्रोडक्ट के तौर पे, चाहे वो टेंजिबल नौइयत की हो चाहे इंटेंजिबल नौइयत की हो, वो हासिल हो, वो इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए। यानी उनसे वही नताइज हासिल होने चाहिए कि जिस काम को मद्देनज़र रखते हुए, जिन ऑपरेशंस को, जिन रिज़ल्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ बनाई गई थी, उसको उस उम्मीद पे, उस स्टैंडर्ड पे पूरा उतरना चाहिए। गोल अटेनमेंट, यानी गोल अटेन कर लिया। मसलन आपने ये चीज़ सोची थी कि आप लोगों ने मास्टर डिग्री करनी है, इसके लिए आपने रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू किया, आपके पास जो कैपिटल मौजूद है उसको इस्तेमाल किया, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट लेते हुए आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना शुरू किया, लो वेस्ट करते हुए, यानी टाइम को भी कम से कम वेस्ट किया और पैसे को भी कम से कम, और मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश की, यानी आपका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छा रहा। और इफ़ेक्टिवनेस क्या है कि जब आपकी डिग्री की कंप्लीशन हुई, आपने टारगेट रखा था कि आपका जो स्कोर है आपकी डिग्री का, CGPA जो है वो 3.5 से मोर होना चाहिए, और अगर वो अटेन हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि हाई अटेनमेंट है। जब किसी चीज़ के अंदर, किसी एक्टिविटी के अंदर, किसी ऑपरेशन के अंदर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम से कम हो, ये हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लो वेस्टेज, यानी किसी भी फंक्शन के अंदर लो वेस्टेज हो और हाई अटेनमेंट हो, यानी कम कॉस्ट आप लगा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो इस कंडीशन को हम इफ़ेक्टिवनेस का नाम देते हैं। और जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, यानी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस, तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट स्ट्राइव्स फॉर, मैनेजमेंट कोशिश कर रही है लो रिसोर्स वेस्ट, कम से कम खर्चा आए, कम से कम चीज़ें ज़ाया हों जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं, इसको कहते हैं हाई एफिशिएंसी। और हाई गोल अटेनमेंट, इसको कहते हैं हाई इफ़ेक्टिवनेस। तो ये जब दोनों चीज़ें मीन वाइल सेम टाइम पे अटेन हो जाती हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा जो मैनेजेरियल प्रोसेस है वो बड़ा इफ़ेक्टिव है। हमारे मैनेजेरियल प्रोसेस के साथ हमने जो टारगेट्स रखे थे वो अटेन कर लिए हैं, और इसी जो प्रैक्टिसेस जो होती हैं जिसके तहत आपके दोनों मोटिव जो हैं वो अटेन हो जाते हैं, इनको फ्यूचर के लिए एक रेफरेंस के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैनेजमेंट क्या है और इसका प्रोसेस क्या है,
यानी जब मैनेजमेंट स्टार्ट की जाती है तो स्टार्ट में हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की ज़रूरत है। पहले हम ये बात करते हैं कि हमने मैनेजमेंट को पढ़ लिया है, मैनेजमेंट के फंक्शंस को थोड़ा सा देख लिया है, हमने ये देख लिया कि मैनेजमेंट के जो मेन इस एसेंस होती है यानी इसकी जो ज़रूरत होती है एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस। अब हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट करते क्यों हैं। भी सारी सी बात है, मैनेजमेंट करने का मेन मकसद तो यही होता है कि गेटिंग थिंग्स राइट एट राइट टाइम बाय राइट पर्सन। कि हम मैनेजमेंट इसलिए करते हैं कि चीज़ों को सही तरीके से सॉल्व कर लिया जाए, हल कर लिया जाए, और हमने जो अपने टारगेट्स रखे हुए हैं उनको अपने स्टेटेड जो बजट है, स्टेटेड टाइम है, उसके अंदर अटेन कर लिया जाए। हम मैनेजमेंट को स्टडी क्यों करते हैं? वी आर ऑल अफेक्टेड बाय द गुड एंड बैड मैनेजमेंट। हम सब अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर अच्छी मैनेजमेंट से या बुरी मैनेजमेंट से मुतासर होते हैं। मसलन जो रेगुलेटरी बॉडीज़ काम कर रही होती हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें भी तो ये चीज़ देखी जाती है, अगर कोई मिनिस्ट्री अच्छे से काम नहीं करती तो उसके असरात आवाम की तरफ आते हैं, और जो मिनिस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो उसका बेनिफिट जो है फिर अल्टीमेटली आवाम को मिलता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वी आर ऑल अफेक्टेड बाय द गुड एंड द बैड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कि यानी ये जो प्रैक्टिस की जाती है इसका असर मैनेजमेंट के जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, उन पे पड़ता है। सो वी शुड देयरफॉर लर्न टू रिकग्नाइज, तो हमें ये सीखने की, हमें ये समझने की ज़रूरत है, एंड इन्फ्लुएंस द क्वालिटी मैनेजमेंट, और इस चीज़ से मुतासर होना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ पे भी हमें मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की ज़रूरत है वहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट होनी चाहिए। अब पहले भी हमारी डिस्कशन हो चुकी हुई है कि क्वालिटी किसी सर्टेन चीज़ का नाम नहीं है। बेसिकली क्वालिटी हर उस करैक्टरिस्टिक का नाम है कि जिससे इंसान सेटिस्फाई हो सकता है या इंसान की वो मंशा होती है। मसलन कुछ लोग अच्छे डिज़ाइन को क्वालिटी कहते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ के खूबसूरत कलर को क्वालिटी कहते हैं, कुछ लोग उसकी ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी जो होती है किसी चीज़ की उसको क्वालिटी का नाम देते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो लो कॉस्ट और मोर बेनिफिट्स को फिर क्वालिटी का नाम देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिटी किसी सर्टेन चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि हर वो क्वालिटी, हर वो करैक्टरिस्टिक जो उस चीज़ के अंदर मौजूद हो कि जिससे यूज़र मुतमईन हो जाए, हम उसको क्वालिटी का नाम देते हैं। मॉडर्न मैनेजरियल एबिलिटी कवर्स, यानी आज के दौर के जो तकाज़े हैं कि एक मैनेजर से आज के दौर में क्या क्या कुछ रिक्वायर किया जा सकता है, डिपेंड तो ये करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रोल मैनेजमेंट या मैनेजर परफॉर्म कर रहा होता है उसकी सीड से, उसकी ऑपरेशन से, उसकी कैपेसिटी से, उसकी एक्टिविटीज़ से अंदाज़ा हो जाता है क्या वो क्या कर सकता है या उसका इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रोल है। मेकिंग बेटर इकनॉमिक लाइफ पॉसिबल, यानी उनके लिए मुमकिन होता है कि अगर वो बेटर प्रैक्टिसेस करते हैं तो अपनी मईशी ज़िंदगी के जो हालात होते हैं उनको बेहतर बनाया जा सकता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको प्रमोट भी किया जाएगा, आपको क्वांटिटेटिव सेंस में यानी आपकी सैलरी पैकेज के अंदर इंसेंटिव भी दिया जाएगा, इंक्रीज़ भी दी जाएगी, आपका स्टैंडर्ड या स्टेटस भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। इम्प्रूविंग सोशल स्टैंडर्ड, अब यहाँ पे ये चीज़ देखने में आती है कि एक अच्छी जॉब के काम करने वाला बंदा जो होता है वो सोसाइटी के अंदर एक अच्छा वेल ऑनर्ड मुकाम रखता है, और जब आप अच्छी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, चाहे मैनेजेरियल लाइफ के अंदर, चाहे बिजनेस लाइफ के अंदर, चाहे आप डोमेस्टिक लाइफ के अंदर अपनी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को, प्रोसेसेस को बेटरली मैनेज करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आपका जो सोशल स्टैंडर्ड होता है यानी सोसाइटी में आपका जो मुकाम होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। गली मोहल्ले के अंदर आपकी इज़्ज़त होती है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं तो आपको वहाँ पे स्टेटस की जो इम्प्रूवमेंट है वो भी मिल सकती है, और इसी तरह आपकी तनख्वाह या इंसेंटिव की सूरत में भी आपको जो है वो ऑनर किया जा सकता है। नंबर 3, अचीविंग मोर एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट। ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले आपको बता ही दी है कि अच्छे तरीके से आप काम करेंगे तो इसके असरात आवाम की तरफ आएंगे और उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे। और अगर आपकी मैनेजमेंट सही नहीं होती तो फिर ये मसाइल तो देखने में आते ही हैं कि स्टूडेंट्स का भी मतलब लॉस हो जाता है। जैसे आजकल हमारे यहाँ पे कोरोना का एक क्राइसिस चल रहा है, तो ये इसके नुकसान जो हैं वो एजुकेशन इंडस्ट्री पे नज़र भी आ रहे हैं। यूनिवर्सल नीड फॉर मैनेजमेंट, यानी दुनिया में मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों महसूस होती है।
अब ये हम डायग्राम इस डायग्राम की मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जब हम परफॉर्म करते हैं तो इसकी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर लाइफ की मुख्तलिफ जो जहतें जो हैं वहाँ पे इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है। यानी अगर किसी चीज़ को, किसी बिज़नेस को, किसी ऑपरेशंस को यहाँ पे मैनेज करने की ज़रूरत है तो पूरी दुनिया के अंदर मैनेजमेंट फंक्शंस तो इसी तरह से ही परफॉर्म किए जाते हैं। तो जब हम मैनेजमेंट को अपने अदारों के अंदर बीइंग अ मैनेजमेंट साइंस के तौर पे अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वो उस हालात का तकाजा होते हैं। मैनेजमेंट इज़ नीडेड इन, कहाँ कहाँ पे मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले है ऑल साइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चाहे जिस किसी भी साइज़ की हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, चाहे लार्ज हो, इसी तरह काइंड ऑफ बिजनेसेस के हवाले से जिस किस्म का भी बिज़नेस हो वहाँ पे आपको ज़रूरत होती है मैनेजमेंट करने की। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप रिसोर्सेज को एलोकेट कर देते हैं, इंसानों को एलोकेट कर देते हैं, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ को एलोकेट कर देते हैं, तो कैसे मुमकिन है कि आप उन चीज़ों को मैनेज ना करें। तो चाहे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें वहाँ पे मैनेजमेंट के फंक्शंस परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है ताकि चीज़ों को सही तरीके से और टारगेट के मुताबिक अटेन कर लिया जाए। फिर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने पहले बात की ऑल साइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब हम देख रहे हैं ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चाहे ऑर्गेनाइजेशन किसी भी किस्म की हो, नॉर्मली हमारे बिजनेस सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ट्रेडिंग की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सर्विसेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और इस तरह इसके अलावा भी कुछ इंटेंजिबली भी कुछ इदारों का मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। कुछ इंस्टीट्यूशन इसलिए बनाए जाते हैं कि वो लोगों को कोई रियल लाइफ यूटिलिटी मुहैया करें, बल्कि प्रॉफिट जिनका मोटिव नहीं होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चाहे किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट कमाने वाली है, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, पब्लिक के जो अदारे ऐसे होते हैं जो आवाम को यूटिलिटी मुहैया करने के लिए या मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं। नंबर 3, इसकी ज़रूरत इसलिए भी महसूस होती है ऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स। अब ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वहाँ पे अथॉरिटीज़ को जब डिज़ाइन किया जाता है तो 3 स्टेजेस पे तकसीम किया जाता है। जो हायर लेवल के लोग होते हैं जिनको डायरेक्टर्स कहा जाता है, वो कॉरपोरेट लेवल या टॉप लेवल मैनेजमेंट कहलाती है। फिर प्रैक्टिकल वर्क करने वाले, प्रैक्टिकल प्लानिंग करने वाले, रिसोर्स एलोकेटर, रिसोर्स मैनेज करने वाले, लेबर का अरेंजमेंट करने वाले, वो मैनेजर्स होते हैं जिनको ह्यूमन लेवल्स भी कहा जाता है। तो वहाँ पे चाहे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के मुताबिक बॉटम के लोग हों यानी लोअर लेवल के ऑपरेटिंग स्टाफ आपका हो जिसको लेबर कहा जाता है, चाहे टॉप के लोग हों कि जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है, तो उनको भी हर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। आगे जाके हम ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जब मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं तो फिर इस हवाले से आपको या ऑर्गेनाइजेशन के जो 3 पार्ट होते हैं वहाँ पे अलहदा से मैनेजमेंट स्ट्रक्चर तरतीब देने की ज़रूरत होती है, और हर शख्स मैनेजमेंट के अंदर अपनी डेजिग्नेशन पे बैठ के अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी ऑपरेशंस को मैनेज करने की कोशिश करता है टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल्स बाय कंज्यूमिंग लेस कॉस्ट, यानी कम से कम कॉस्ट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं हासिल करना, यानी उनको मैक्सिमाइज़ कर लेना। और लास्ट उसकी वजह हो सकती है ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज़, यानी जितने भी एरियाज़ होते हैं बिज़नेस के अंदर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे वो मार्केटिंग का हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, अकाउंटिंग हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, हर जगह पे आपको सेपरेटली मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है। और इनकी ज़रूरत ये कॉमन फंक्शंस होती हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर हेल्प आउट करते हैं आपको कि आप अपनी चीज़ों को अपने टाइम और बजट के साथ मेंटेन कर सकें। और ये 4 आपके जो फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं, ये पहले भी बता चुका हूँ कि जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। और दुनिया में बाज़ रिसर्चर मुत्तफिक हैं कि इसके बाद भी 4 फंक्शन के अलावा एक 5वां फंक्शन भी होता है कि जिसको हम कह सकते हैं एनालिसिस, यानी पोस्ट कंप्लीशन एनालिसिस करते होते हैं, ये चेक करने के लिए कि हमने जो 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म किया है उनके नताइज क्या रहे हैं, क्या वही रहे हैं जो प्रिडिक्टेड बिफोर, यानी आपने पहले से अंदाज़ा लगाया था, या उसके अंदर कुछ चेंज आ गई है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी चीज़ों के अंदर, हमारी एक्टिविटीज़ के अंदर, हमारे ऑपरेशंस के अंदर हमारी एफिशिएंसी क्या रही है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने डिस्कस कर लिया कि मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों महसूस होती है।
व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड इट्स प्रोसेस। अब मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है ये यके बाद दीगरे इनकी जो फंक्शंस होते हैं और इनकी ख़ास एक तरतीब होती है। आप इस तरतीब को मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर डिस्टर्ब नहीं कर सकते और इसको शफल नहीं कर सकते। देखें, जब भी कोई एक्टिविटी या कोई काम स्टार्ट होता है तो बुनियादी तौर पे हमें ये सोचने की ज़रूरत होती है कि इसको प्लान करना है। अब मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर अगर ये 4 एक्टिविटीज़ ऊपर टॉप पे दी हुई हैं तो पहली पोजीशन जो है वो प्लानिंग की होती है, दूसरी पोजीशन जो है वो ऑर्गेनाइजिंग की होती है, तीसरी पोजीशन लीडिंग की होती है और फोर्थ पोजीशन या फोर्थ एक्टिविटीज़ अमल के अंदर कंट्रोलिंग की होती है। अब इनकी एक ख़ास तरतीब है जिनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मसलन किसी भी काम के मतलब अगर प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग हमेशा स्टार्ट में की जाती है। कभी आपने सुना है कि कोई बंदा किसी चीज़ को प्लान कर रहा है, आधा काम कर लिया है तो बाद में उसको प्लानिंग याद आ गई। अच्छा, जब वो खुद काम करके दिखा रहा है तो इसका मतलब है फिर तो उसको सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। क्यों? कि लोगों की स्किल्स, लोगों की जो है प्रोफिशिएंसी और उनकी ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए तो आप उनके ऑर्गेनाइज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया ही नहीं है तो फिर आप प्रोडक्टिविटी कैसे हासिल कर लेंगे। और कंट्रोलिंग ये सबसे एंड पे होती है, यानी जब काम स्टार्ट हो जाता है, लोगों के अंदर सेंस डेवलप हो जाती है कि एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म करनी है, तो फिर ही ज़रूरत पड़ती है कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ की, ताकि चेक किया जाए कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैसी हुई है, वो जो ये काम कर रहे हैं वो सही हो रहे हैं या बुरे हो रहे हैं। और जब ये 4 के 4 फंक्शंस आप बेटरली परफॉर्म करते हैं और इनको इनके सीक्वेंस के मुताबिक करते हैं तो ये लीड करते हैं अचीविंग दी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटेड पर्पसेस, यानी जिस चीज़ को आपने स्टार्ट में बयान किया होता है और वो जो टारगेट्स आपने शुरू में सेट किए होते हैं वो अटेन हो जाते हैं बाय परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस ऑन द राइट पोजीशन एंड विद द स्किल, यानी बेटर प्रोफिशिएंसी के साथ आपने इन तमाम फंक्शन को परफॉर्म करना है। तो ये हो ही नहीं सकता कि आपने जो टारगेट सेट किए हैं वो अटेन ना हो। अब प्लानिंग स्टेज पे बुनियादी तौर पे अगर 1 बाय 1 हम इसे देखें तो प्लानिंग स्टेज पे क्या क्या कुछ हो सकता है। डिफाइनिंग गोल्स, जिसमें मकासद का तयन किया जाता है। एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटजी, आप अपनी हिकमत अमली वज़ा करते हैं कि उन गोल्स को हासिल कैसे करना है। एंड डेवलपिंग प्लान्स, और इन प्लान्स को तरतीब देते हैं टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़, ताकि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के दरमियान में एक तावन की फ़िज़ा कायम कर दी जाए और उनके ऊपर अमल दरामद करने की बात की जाती है। देन हमारे पास सेकंड जो इसके अंदर है फंक्शन वो है ऑर्गेनाइजिंग, यानी तरतीब लगाना। अब डिटर्मिनिंग व्हाट नीड्स टू बी डन, इसमें हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि हमने क्या काम करना है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और ऐसी आपके पास पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ऐसे स्किल्ड वर्कर्स होते हैं कि जिनको आपने टास्क देने होते हैं, जिनको उन्होंने परफॉर्म करना होता है। हाउ इट विल बी डन, यानी क्या करना है, ये कैसे करना है। एंड हु इज़ टू डू इट, और इसमें यह भी बता दिया जाता है कि किस किस शख्स की क्या क्या जिम्मेदारी होगी। थर्ड फंक्शन जो होता है यह लीडिंग, यानी लीडिंग मीन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सामने आके लीडर के तौर पे काम करके दिखाना। इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। मोटिवेटिंग, यानी एम्प्लॉइज़ की जहन साजी की जाती है, उनका हौसला बढ़ाया जाता है कि ये काम ऐसे करना है। लीडिंग यानी लीड किया जाता है। एंड एनी अदर एक्शन इन्वॉल्व्ड इन डीलिंग विद द पीपल, यानी कोई भी एक्टिविटीज़ जिसमें आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, चाहे उनकी ज़हन साजी करनी हो, चाहे उनको काम पे राग़िब करना हो, चाहे उनके जो मसाइल हैं सुन के तो उसको रिज़ॉल्व करना हो, चाहे उनको रिसोर्स एलोकेशन करनी हो, यानी वो तमाम ज़राए बहम पहुँचाने हों जो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के अंदर ज़रूरी ख्याल किए जाते हैं। और लास्ट जो होता है कंट्रोलिंग, जिसमें होता क्या है, बेसिकली हम चीज़ों की निगरानी करते हैं। जब आपने लोगों को यानी एम्प्लॉइज़ को, अपने वर्कर्स को फैसिलिटीज़ मुहैया कर दी, उनको रिक्वायर्ड चीज़ें दे दी तो टू परफॉर्म दी सर्टेन एक्टिविटीज़, तो फिर उनको कंट्रोल करने की भी ज़रूरत होती है कि वो लोग कैसा काम कर रहे हैं, जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें क्या उनकी वेस्टेज तो नहीं कर रहे, चीज़ों को मिस यूज़ तो नहीं कर रहे, और जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है, क्वालिटी के हवाले से भी और हर एंगल से उसे चेक किया जाता है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर अमूमी तौर पे ये 4 फंक्शंस या 4 एक्टिविटीज़ होती हैं
जिनकी एक ख़ास तरतीब होती है, और अगर आप इस तरतीब को डिस्टर्ब किए बगैर स्टैंडर्ड पे जाते हुए इन चीज़ों को परफॉर्म कर लें तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके हासिल होने वाले जो एंड रिज़ल्ट्स हैं वो ख़राब हो जाएं। वो हमेशा टारगेट के मुताबिक और बेटर रिज़ल्ट्स ही देंगे आपको। मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर ये मैंने एक डायग्राम दी है और तमाम स्टूडेंट्स को इस डायग्राम को समझने की ज़रूरत है कि मैनेजमेंट प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है और एंड कहाँ पे होता है। यानी ये बेसिक वही 4 फंक्शन हैं जो पिछले टॉपिक में हमने बयान किए हैं, जिसमें पहले प्लानिंग है, फिर कंट्रोलिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, ये लीडिंग है। और अगर हम पहले वाली पोजीशन बरकरार रखें तो इनकी पोजीशन क्या होगी, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, फिर इधर लीडिंग और फिर इधर कंट्रोलिंग। तो इसका मतलब ये हुआ आप इस तरह से ये दायरे की सूरत में एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये चीज़ तो मैंने पहले ही बता दी है कि प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है मैनेजमेंट का, कि जब हम किसी चीज़ को अपना गोल सेट करते हैं, यानी अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हैं और हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो ज़ाहिर तौर पे बात है कि उस अमल को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, और वो चीज़ें क्या होगी, उनको इनपुट्स कहते हैं। अब इनपुट्स कितनी किस्म की हो सकती हैं, तो इसमें लिखा भी है रिसोर्सेज हो सकते हैं, जिसमें ह्यूमन है, फाइनेंशियल है, मटेरियल है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और इंफॉर्मेशन है। देखिए ना, जब किसी चीज़ को करने की या काम को परफॉर्म करने की आपके पास मालूमात ही नहीं होगी तो कैसे मुमकिन है वो काम हो जाए। ठीक है, तो ये इनपुट्स होती हैं। फिर इसके बाद आप ये 4 फंक्शंस जो हैं इनको परफॉर्म करते हैं, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हर स्टेज के ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो हमने यहाँ लिखी हुई है मैंने कि अगर आप प्लान करने लगेंगे, ये चीज़ें आपने इम्प्लाई कर दी हैं, तो आपके पास सिलेक्टेड गोल्स होने चाहिए, यानी पहले से ही आप मकासद का तयन कर लेंगे, एंड वीज टू अचीव दैम, और ये बताएंगे कि इनको अटेन कैसे करना है। यहाँ से फिर हम यहाँ इधर आ जाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्टेज के ऊपर, असाइनिंग रिसोर्सेज फॉर टास्क, यानी जिस लेबर को या जिस प्रोफेशनल टीम को आपने हायर कर लिया है तो उनको वो तमाम ज़राए मुहैया करने हैं, वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देना है कि जिसके तहत वो काम कर सकें और अपने ऑब्जेक्टिव्स को या अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। यहाँ से हम फिर ऑर्गेनाइजिंग से हम यहाँ पे आएंगे लीडिंग की तरफ। अब लीडिंग के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, मोटिवेटिंग, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया है कि अपने एम्प्लॉइज़ की या अपने जूनियर की जहन साजी करना, उनको सिखाना कि काम कैसे करते हैं, स्टाफ टू अचीव द गोल्स, ताकि मकासद का तयन हो सके। और यहाँ से सीधे हमने फिर अपने 4th जो आपका फंक्शन है यानी कंट्रोलिंग की तरफ चले जाना है। जब तमाम चीज़ें हो रही हैं, मैंने करके भी दिखा दी है, यानी बीइंग अ मैनेजर, अगर मैं आपका लीडर हूँ तो मैं पहले आपको बताऊँगा कि इस काम को कैसे करना है, और उसके बाद फिर जब एम्प्लॉइज़ ने वो काम शुरू कर देना है या लेबर ने काम शुरू कर देना है तो फिर हमें इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। और कंट्रोलिंग फंक्शन या कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, मॉनिटरिंग, यानी किसी चीज़ का जायज़ा लेना, मॉनिटर करना, परफॉर्मेंस, यानी जो एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस उसको चेक करते रहना कि क्या उन्होंने एज़ पर स्टैंडर्ड ही एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया है, एंड मेकिंग करेक्शंस, और जहाँ जहाँ पे आप महसूस करते हैं कि वो गलती कर रहे हैं तो उसी वक्त उसकी वहाँ पे तस्हीह कर दी जाती है। और जब ये 4 के 4 फंक्शन परफॉर्म कर दिए जाते हैं तो इसकी फिर कोई एंड प्रोडक्ट आपके पास हासिल होती है जिसको कि आउटपुट का नाम दिया जाता है। यानी हम सिंपली ये कह सकते हैं इनपुट्स, मैनेजमेंट फंक्शंस एंड देन आउटपुट। तो आउटपुट के रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, जिसमें परफॉर्मेंस, जिस किसी किस्म की परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड बनाया गया था तो वो परफॉर्मेंस अगर नज़र आ जाए तो फिर भी हमें आउटपुट हासिल हो गई। अचीव द गोल्स, अगर हमने कुछ टारगेट का तयन किया था तो वो भी अचीव हो सकते हैं। प्रोडक्ट्स, फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकती है जिसको टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों सूरतों में आप कह सकते हैं। सर्विसेज, जैसे हॉस्पिटल्स मुहैया करते हैं, लॉ फर्म्स मुहैया करती हैं, ऑडिट फर्म्स मुहैया करती हैं। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये बुनियादी एसेंस थी, हमने पहले डिस्कशन कर ली है कि अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग हो जाती है तो मैनेजमेंट जो है वो अपने तमाम नताइज वो नहीं दे सकते कि जिसके लिए हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। अच्छा, जब आपके पास आउटपुट आ जाती है तो फिर आप इसका फीडबैक देते हैं कि हाउ वेल दिस बी, कि ये जो आपने काम किया है या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं ये आपके लिए कितनी अच्छी है, कितनी बेहतर रही है। स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि हु आर मैनेजर्स एंड व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजर्स कौन होते हैं और मैनेजमेंट किसे कहते हैं। तो पहले हम मैनेजर्स की बात करते हैं। द पर्सन
परफॉर्मिंग दी मैनेजमेंट फंक्शंस इज़ कॉल्ड ए मैनेजर। सिंपल अल्फाज में कि वो शख्स कि जो मैनेजमेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है उसे हम मैनेजर कह सकते हैं। अब मैनेजर बुनियादी तौर पे वो तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, वो बुनियादी 4 फंक्शंस को परफॉर्म करता है जिसका जिक्र हमने स्टार्ट में कर दिया था। वो क्या है? प्लानिंग। मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लानिंग करने का, और उसमें प्लानिंग में क्या करेगा? वो डिफ़ाइन करेगा गोल्स, यानी उसके मकासद क्या होंगे, एस्टेब्लिशिंग द स्ट्रेटजीज़ टू अचीव गोल्स, और ऐसी हिकमत अमली वज़ा करेगा कि इन गोल्स को, सिलेक्टेड गोल्स को जो पहले से जिनका तयन कर लिया गया है, इनको हासिल कैसे करना है। डेवलपिंग प्लान्स टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़, वो तमाम चीज़ें करेगा जो अदारे की बेहतरी के लिए, उस मैनेजमेंट फंक्शंस को बेहतर बनाने के लिए, गोल अचीवमेंट के लिए सही हो सकती हैं। नंबर 2, मैनेजर इस चीज़ का भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजिंग करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसकी तरतीब लगाता है, उसको एक हायरार्की में लेके आता है, चीज़ों को, रिसोर्सेज को, पीपल्स को, प्रोफेशनल्स को, मशीनरी को एक तरतीब में एक मखसूस जगह पे लेके आता है कि जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। अरेंजिंग दी स्ट्रक्चर वर्क, यानी आप ये भी करते हैं कि लोगों को उनकी स्किल, उनकी अहलियत और उनकी कैपेसिटी के मुताबिक काम दे दिया जाता है। और मकसद फिर क्या होता है कि आप मकासद हासिल कर सके, टू अकम्प्लिश दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। लीडिंग, थर्ड वन, मैनेजर लीड भी करता है, यानी वो एक अदारे का एक सरबराह अगर होता ही है तो वो साथ में लीडर भी होता है। तो लीडर जो होता है वो हर हवाले से एक रोल मॉडल होता है। अगर एथिक्स की बात की जाए तो वो भी इसके अंदर हाईएस्ट लेवल पे होनी चाहिए, अगर स्किल की बात की जाए तो वो भी इसके अंदर जो है वो बेहतरीन लेवल पे होनी चाहिए। अगर हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि ये फैसिलिटी भी उसके पास होनी चाहिए। जब तमाम चीज़ें बेहतर होंगी तो इसका मतलब ये होगा कि बेटरली मैनेजर जो है अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है। और लास्ट जो होगा कंट्रोलिंग, वो कंट्रोल भी करेगा। मैनेजर ही होता है जो कंट्रोलिंग फंक्शंस को परफॉर्म करता है। मॉनिटर यानी वो दूसरे लेबर की या आपके मैनेजमेंट स्टाफ की निगरानी करता है। कंपेयरिंग, हालात का तजिया करता है, उनकी परफॉर्मेंस का तजिया करता है कि किस लेबरर ने या किस एम्प्लॉई ने काम अच्छा किया है, उसका परफॉर्मेंस लेवल क्या रहा है। एंड करेक्टिंग वर्क, और अगर वो कहीं पे गलती कर रहे होते हैं चाहे दानिस्ता तौर पे या नादानिस्ता तौर पे, तो वो उन गलतियों को सही भी करवाता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं। मेजर पार्ट हमने अपने लेक्चर का ख़त्म कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और बात करेंगे हम यहाँ पे मैनेजमेंट रोल्स की एंड लेवल्स की, कि मैनेजमेंट जो है इसके कितनी किस्म के रोल होते हैं और मैनेजमेंट कितने लेवल्स पे की जाती है। अमूमी तौर पे जो आपके 3 किस्म के रोल्स होते हैं जो मैनेजर परफॉर्म कर सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मुख्तलिफ स्टेजेस पे या मुख्तलिफ डेजिग्नेशन पे रहते हुए। सबसे बुनियादी तौर पे जो पहला इसका रोल होता है वो कहते हैं इंटरपर्सनल, यानी अपनी ज़ात में। अब इन इंटरपर्सनल रोल्स को हम बुनियादी तौर पे 3 किस्म के सब रोल के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला रोल होता है फिगर हेड। फिगर हेड मीन अलामत, किसी चीज़ की अलामत, दिखावा, कि जिसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसका रोल इस चीज़ के अंदर क्या है। मसलन एक डॉक्टर है, हॉस्पिटल में बैठा होता है, तो उसके लिबास से आपको अंदाज़ा हो जाता है, उसके अपीयरेंस से आपको पता चल जाता है कि वो यहाँ पे एक प्रैक्टिशनर है, यानी हेल्थ प्रैक्टिशनर के तौर पे काम कर रहा है। नंबर 2 है लीडर। मैनेजर शुड बी अ गुड एंड विजनरी लीडर। ये ज़रूरी है मैनेजर के लिए कि वो एक अच्छा लीडर भी हो, और लीडर वही होता है कि जिसके अंदर पहल करने की अहलियत भी होती है, मुमकिना और जो रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं किसी भी फंक्शन को या किसी भी पोस्ट पे बैठ के काम करने की, वो भी इसके अंदर ढेर सारी मौजूद होनी चाहिए। फिर है लाइसान, राबते का रोल। आप एक का मैनेजर जो होता है वो आपके लिए सुपीरियर होता है, आपके लिए अल्टीमेट हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। तो आप जिस चीज़ का भी मतलब कोई बात डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप उसी से रब्ता करते हैं। दूसरा है जी इंफॉर्मेशनल। पहला था इंटरपर्सनल, यानी अपनी ज़ात में ही, यानी अपने आप, यानी उसकी हकीकत क्या है। जबकि इंफॉर्मेशनल जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इतलाती रोल। अब मैनेजर के अंदर ये जो रोल है, ये मैनेजमेंट का ये जो रोल है, ये बड़ा अहम है। सबसे पहले तो जो मॉनिटरिंग के फंक्शंस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इस फंक्शन को भी, इस रोल को भी
मैनेजमेंट का रोल जिसको हम इंफॉर्मेशनल रोल कह रहे हैं, इसको भी सब डिवाइड 3 हिस्सों में किया जाता है। पहला मॉनिटर कहलाता है, दूसरा डिज़ामिनेटर कहलाता है, तीसरा जो है स्पोक्स पर्सन कहलाता है। अब इंफॉर्मेशन जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये रोल इतलाती रोल होता है कि किसी को इन्फॉर्म करना। अब पहला जो है मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना, यानी काम हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि काम सही हो रहा तो आप सही की रिपोर्ट दे देंगे, कम्युनिकेशन कर लेंगे, और अगर आप समझते हैं काम के अंदर गलती हो रही है तो आप उस गलती को तसहीह करवाएंगे। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशनल रोल हो सकता है। डिज़ामिनेटर किसे कहते हैं? डिज़ामिनेटर मीन द पर्सन शेयरिंग द इंफॉर्मेशन हैविंग द सेम स्टेटस। ऐसे लोग जो एक ही लेवल के अंदर रहते हुए आपस में मालूमात का तबादला करें, और वो मालूमात फाइनेंशियल यानी क्वालिटेटिव नेचर की भी हो सकती हैं और क्वांटिटेटिव नेचर की भी हो सकती हैं। और थर्ड जो रोल है इसके अंदर सब रोल है स्पोक्स पर्सन का। स्पोक्स पर्सन मीन तर्जुमान। तो मैनेजर जो होता है ये हायर मैनेजमेंट का यानी उस कंपनी के कॉरपोरेट लीडर्स का, या अगर वो कंपनी किसी एक मालिक की है तो वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका तर्जुमान होता है, और उसने वही पॉलिसीज़ अपनी कंपनी के अंदर, अपने डिपार्टमेंट के अंदर या अपने सेगमेंट के अंदर अप्लाई करनी है एज डायरेक्टेड बाय द ऑनर्स, जो उसके ऑनर्स उसे कहेंगे। तीसरा जो रोल जो कि एक मैनेजर परफॉर्म कर सकता है वो डिसीजनल है, यानी फ़ैसला साजी का रोल। अब फ़ैसला साजी का रोल जो है इसको मज़ीद हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, ये सामने लिखे हुए हैं। एंटरप्रेन्योर बिज़नेस के मालिक को कहा जाता है, लेकिन मैनेजर से चूँकि वो डिफरेंट इस मानों में हो सकता है कि इसकी जो स्किल होती है वो रिफ़्रेश होती है, यानी फ्रेश स्किल होती है, और प्लस नए आइडियाज़ उसके पास होते हैं, वो बिज़नेस को नए आइडियाज़ के साथ चलाने की कोशिश करता है। दैन डिस्टर्बेंस हैंडलर, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं, स्टाफ के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, कोई आलात या कोई आपके रिसोर्स चोरी हो जाते हैं, तो जिस किस्म के भी होते हैं, या लेबर की स्ट्राइक हो जाती है तनख्वाह बढ़ाने के मामलात में, तो वहाँ पे फिर एक मैनेजर जो है इस तमाम की तमाम डिस्टर्बेंस को हैंडल करने की कोशिश करता है। नंबर 3 डिसीजनल रोल के अंदर फैसला करके रिसोर्स एलोकेटर, कि आपने अगर कोई और वहाँ पे अपने अमले के अंदर बंदा रख लिया है, कोई अकाउंटेंट है या कोई भी ऑफिशियल जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाला है, तो उनको जो ज़रूरी रिसोर्स की ज़रूरत होती है उस जगह पे बैठ के काम करने के लिए, वो तमाम चीज़ें भी मुहैया करना इसी मैनेजमेंट का एक रोल है। और आखिरी है निगोशिएटर हम ये कहते हैं मुज़ाकरातकार, यानी जो गुफ्तो शनीद कर सके। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी की लाइफ में बारहा ऐसे मौके आते हैं कि जब उन्हें एक निगोशिएटर, एक मुज़ाकरातकार का रोल प्ले करना पड़ता है, चाहे वो मामलात मालकान और लेबर के दरमियान में हों, चाहे वो मामलात गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑनर्स होते हैं उसके साथ हों, या लेबर के कोई मामलात हों। तो अमूमी तौर पे जो अदारे हैं वो आके मैनेजर की ही मुआवनत हासिल करते हैं। तो ये हमने देख लिए कि बुनियादी तौर पे जो रोल हैं मैनेजमेंट के या मैनेजर के वो 3 होते हैं, कि जिनको इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल रोल कहा जाता है। इंटरपर्सनल के अंदर ये 3 रोल होते हैं, फिगर हेड, लीडर एंड लाइसान। और इसी तरह इंफॉर्मेशन जो है या इंफॉर्मेशनल रोल जो होता है उसमें भी 3 आगे सब पार्ट्स होते हैं, जिसको आप मॉनिटर, डिज़ामिनेटर या स्पोक्स पर्सन कहते हैं। और इसी तरह थर्ड स्टेज पे इंटरप्रेन्योर है, डिस्टर्बेंस हैंडलर है, रिसोर्स एलोकेटर है और नेगोशिएटर है। अब अगर हम ये देखें कि 3 किस्म के जो रोल आपके सामने मौजूद हैं, इसमें से अहम कौन से हैं, तो बुनियादी तौर पे जो पहला है ये प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये बुनियादी मालूमात आपको मुहैया करता है। किन लोगों के लिए? जो प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, यानी इंफॉर्मेशनल रोल। और इसी तरह फिर यहाँ से ये इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले लेने वाले हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ इसने वो मालूमात जनरेट करनी है जो इससे अगले इमीडिएट जो आपका रोल जो का है, जो सेगमेंट, इसको सपोर्ट कर सके, और यहाँ से फिर इसको भी सपोर्ट कर सके। स्टूडेंट्स, ये जो स्लाइड आपके सामने है इसकी डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। इसके जो जितने भी रोल्स हैं मैंने ऑलरेडी पिछली डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन कर दिया है। मैं सिर्फ इसको ये जो डायग्राम, ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपके आइडियोलॉजी, अगर इसके अंदर कहीं कॉन्सेप्ट के अंदर वीकनेस रह गई हो तो उसको हम बिल्डअप कर सकें, उसको आप इम्प्रूव कर सकें। फॉलो अप स्टडीज़ ऑफ मिंट्सबर्ग रोल कैटेगरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मिंट्सबर्ग ने एक बहुत बड़ा सोशियोलॉजिस्ट था, एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट था, जिसने
मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस को जाके विज़िट किया और उसने देखा कि वहाँ पे जो मैनेजमेंट का स्टाफ है या मैनेजमेंट का हिस्सा रहने वाले लोग हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे, चाहे वो आपकी मैनेजमेंट का कोई सा भी लेवल मौजूद हो, हैव जनरली सपोर्टेड द नोशन दैट मैनेजर परफॉर्म सिमिलर रोल्स। और अमूमी तौर पे एक चीज़ तो देखने में आती है कि मैनेजर का रोल तकरीबन एक जैसा ही होता है, चाहे कोई आईटी मैनेजर है, चाहे कोई परचेज़ मैनेजर है, चाहे कोई फाइनेंस मैनेजर है। अगर वो अपने डिपार्टमेंट का हेड है तो ये 4 फंक्शन जो हमने डिसाइड कर लिए हुए हैं, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, तो हर मैनेजर जो है वो अपनी फील्ड के अंदर, चाहे वो कॉस्टिंग से है, चाहे वो परचेज से है, चाहे वो प्रोडक्शन से है, चाहे वो फाइनेंस से है, चाहे वो अकाउंट सेटलिंग से है, या वो कॉरपोरेट सर्विसेज के अंदर है, तो हर जगह पे उसको अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए ये सारी फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। और इन्हीं 10 में से जो रोल की हमने लिस्ट आपको दे दी है पिछले पेज पे जो डायग्राम थी, इन्हीं में से कोई ना कोई रोल जो है उनको दे दिया जाता है। तो बुनियादी तौर पे ये हमारी डिस्कशन तो ख़त्म होगी क्योंकि मैंने बड़ी डिटेल में आपके सामने इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया है। तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मैनेजमेंट के लेवल्स कितने होते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के अंदर 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। अगर हम ये जो पिरामिड की शेप मैंने एक दी हुई है, जिसको इस शेप को या इस पिरामिड को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ये ऊपर वाला जो ग्रीन पार्ट है इसको हमने एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा, यानी ये स्ट्रेटेजी डिसीजंस लेते हैं और ये मैनेजमेंट का टॉप लेवल होता है। इसी तरह इससे नीचे जो है जो ह्यूमन लेवल्स का होता है, यानी मैनेजरियल स्टाफ इसमें बैठता होता है, इसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं। और ये मिडिल लेवल कहलाता है, ये सेकंड लेवल कहलाता है। और यहाँ पे किस किस्म के फ़ैसले हो सकते हैं, यहाँ पे टैक्टिकल डिसीजंस हो सकते हैं। इसी तरह थर्ड और लोअर लेवल, सबसे लोएस्ट जो आपका लेवल होता है, इसको ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते हैं या ऑपरेटिंग लेवल कहते हैं। यहाँ पे आपके इदारे के तमाम लेबर से मुतल्लिका लोग होते हैं, उनके सुपरवाइज़र्स होते हैं, उनके फोरमैन्स होते हैं, जो कुछ बंदों के ग्रुप्स के हेड मुकर्रर किए जाते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए और उसको फिर बाद में इम्प्रूव कर लिया जाए। तो इस लेवल को मैनेजमेंट हायरार्की के अंदर ऑपरेशन डिसीजन कहते हैं। यानी मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे टॉप लेवल पे बैठने वाले लोग हैं तो वो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं, यानी ऐसे फैसले लेते हैं कि इदारे अपने बिजनेसेस को लंबे अरसे तक चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखेंगे या डिसकंटिन्यू कर देंगे। दूसरा लेवल जो होता है जिसको हम मिडिल लेवल भी कहते हैं, इसके साथ जो होते हैं वो टैक्टिकल डिसीजंस होते हैं, यानी मैनेजर किसी भी चीज़ की तकनीकी मालूमात हासिल करते हैं, फिर उनकी तकनीकी मालूमात के रिज़ल्ट्स जो होते हैं निकाल के ही वो डिसाइड करते हैं कि आया हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जबकि थर्ड लेवल जो होता है इसको ऑपरेशन डिसीजन कहते हैं, कि ऑपरेशनल लेवल होता है। इसके तहत जो मालूमात का इस्तेमाल किया जाता है इसको TPS कहा जाता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। मैनेजरियल स्किल्स कितनी किस्म की होती हैं। डेफिनेट सी बात है कि मैनेजरियल स्किल, जैसा कि शुरू में हमने कहा 3 लेवल्स हैं, अगर एक लेवल से रिक्वायर्ड आपको कुछ लोग वहाँ पे चाहिए हैं तो उनको अपने लेवल के मुताबिक कुछ स्किल्स की, कुछ कैपेबिलिटीज़ की, कुछ परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज़ की ज़रूरत होती है। इनको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर मैनेजमेंट की स्किल जो है वो 3 किस्म की होती हैं, जिसमें कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती है, इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं और टेक्निकल स्किल्स होती हैं। तो अब ये तमाम स्किल्स की थोड़ी थोड़ी डिटेल क्या है, हम इसको 3 लेवल पे देखते हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं इसके अलावा भी कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे चूँकि आप बिगिनर्स हैं तो हमें ये बताने की ज़रूरत है कि किसी भी मैनेजमेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कम से कम आपके अंदर किन किन सलाहियतों का, किन किन कैपेबिलिटीज़ का होना ज़रूरी है। टेक्निकल स्किल्स पहले हम बात करते हैं। टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल इंक्लूड, यानी इसके अंदर क्या क्या कुछ शामिल है। अंडरस्टैंडिंग, यानी किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना। द स्पेसिफिक एक्टिविटी सच एज के प्रोसेसेस क्या होते हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं या टेक्निक्स क्या होती हैं। यानी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि किसी ख़ास चीज़ को एनालाइज करने के लिए हमें कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए और हमें किस प्रोसीजर से गुजरना चाहिए, और अगर वो काम सही नहीं भी हो रहा या उसका कोई मुतबादल आपके पास मौजूद है तो वो कौन सी टेक्निक होगी।
टेक्निकल नॉलेज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ, ये जो टेक्निकल नॉलेज होता है किसी भी चीज़ का, इसके अंदर अमूमी तौर पे मालूमात क्या होती हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ख़ास चीज़ को ऑपरेट करने का, मसलन जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो बेहतर समझते होते हैं कि सॉफ्टवेयर को जो बनाया गया है उसको कैसे बनाया गया, इसका स्ट्रक्चर क्या था, इसकी कोडिंग सिस्टम क्या था ऑन द स्पेसिफिक एक्टिविटी। द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर, टेक्निकल स्किल के जो रखने वाले लोग होते हैं उनको क्या क्या काम परफॉर्म करना पड़ सकते हैं एक सिस्टम के अंदर, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, कि हाउ टू रन, इस निज़ाम को कैसे चलाना है, हाउ टू इंस्टॉल, अगर मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं सिस्टम के अंदर तो वो कैसे करने हैं, हाउ टू रिपेयर, और अगर चीज़ें ख़राब हो गई हैं तो उनको सही कैसे करना। तो डेफिनेटली टेक्निकल स्किल रखने वाला बंदा ही बता सकता है। मतलब मेरी गाड़ी ख़राब हो जाए तो हम जाके जो कार मैकेनिक उसको चेक करवाएंगे, वो उसकी साउंड से उसके मुख्तलिफ पार्ट्स चेक करने के बाद ही अंदाज़ा लगाएगा ना कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है और इसको सही कैसे करना है। एंड हाउ टू ट्रेन द सबॉर्डिनेट्स, अगर आप महसूस करते हैं कि आपके सबॉर्डिनेट्स की स्किल लेवल जो लो है तो हम उसको फिर हमने जो है वो बेटर कैसे करना है, इसको इम्प्रूव कैसे करना है। दूसरी स्किल जो हमारे पास होती है इसको ह्यूमन नॉलेज एंड स्किल्स कहा जाता है, यानी ह्यूमन लेवल, मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनसे भी कानून रिक्वायर करता है कि उनके अंदर भी सर्टन क्वालिफिकेशन या स्किल्स होनी चाहिए। अब ये होती क्या ह्यूमन नॉलेज या स्किल्स, द एबिलिटी, एक ऐसी खासियत टू वर्क विद अदर्स कि आप दूसरों के साथ मिलके काम कर सकें या दूसरों से काम ले सकें, एंड टू विन कोऑपरेशन फ्रॉम पीपल इन द ग्रुप, और जो आपके वर्किंग ग्रुप के अंदर लोग होते हैं उनका आपके ऊपर एतमाद बन जाए, आपकी स्किल को, आपकी मैनेजमेंट एबिलिटी को वो जो है वो कबूल कर लें। नोइंग व्हाट टू डू, और उसको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, एंड एबल टू कम्युनिकेट आइडियाज़, और इस काबिल भी हों कि हमारे अंदर अगर कोई या हमारे पास कोई आइडिया मौजूद है, कोई टेक्निक हमें पता है तो हम उसका इजहार भी कर सकें, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। एंड बिलीव टू बी अदर्स, और दूसरों को भी जायज़ हक जो देना है, जो मुकाम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या जिनसे जो काम लेना होता है तो अहलियत के मुताबिक आप उसको भी अपने काम के साथ एंगेज कर लेते हैं। अंडरस्टैंड्स एंड रिकग्नाइज, यानी ह्यूमन स्किल किस चीज़ के मतलब बताती हैं, व्हाट व्यूज़ आर ब्रॉट टू सिचुएशंस, यानी इन हालात में हमें क्या क्या काम कर लेना चाहिए, क्या किसी से राय लेने की ज़रूरत है, या हम अपने तौर पे चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं। अगर आप सलाह मशवरे के साथ कोई चीज़ों को डिसाइड करते हैं, टारगेट को सेट करते हैं, तो ये बड़े अच्छे साइन होते हैं। व्हाट एडजस्टमेंट आर चेंजेस कुड बी हैपन, कि क्या चीज़ों को सही करने के लिए, मामलात को सही ढगर पे चलाने के लिए, प्रोसेसेस को स्मूथन करने के लिए हमें ये देखना तो पड़ेगा कि अगर ये सही काम नहीं कर रहा तो उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए। और आखिरी है कॉन्सेप्चुअल स्किल। कॉन्सेप्ट कहते हैं कि किसी चीज़ का आइडिया डेवलप करना, किसी चीज़ की थिंकिंग डेवलप करनी, और बाज़ बात लोग अपनी इमेजिनेशन को भी अपनी एक प्रैक्टिकलिटी का रूप देते हैं। तो किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे वो आर्ट्स की हो, साइंस की हो, बिज़नेस की हो, तो सबसे पहले उसमें जो है आइडिया जनरेट किया जाता है, और आइडिया वही जनरेट करता है जिसकी कॉन्सेप्चुअल स्किल बड़ी हाई होती है। हैविंग द एबिलिटी टू विजुअलाइज, यानी ये अहलियत हो कि आप किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा सकें। द एंटरप्राइज एज अ होल, कि ऑर्गेनाइजेशन की मेन स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसको थ्रेट्स किस किस्म के हासिल हैं। तो ये एक स्वाट एनालिसिस किया जाता है जिसको SWOT एनालिसिस कहा जाता है। ये नए इदारों के अंदर तो मुतवातर ये सर्वेज होते रहते हैं। फिर आता है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, डिपेंड्स ऑन, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं द मैनेजर्स एबिलिटी, कि मैनेजर की अहलियत क्या है टू थिंक द एब्स्ट्रैक्ट, किसी चीज़ के अंदर अपने काम की चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकें। ये बड़ी ज़रूरी होती है। एक मैनेजर की इमेजिनेशन जो होती है या उसका जो विजन होता है वो बहुत बड़ा और बहुत क्लियर होना चाहिए। मैनेजर्स नीड द मेंटल कैपेसिटी, इस तरह के जो मैनेजर्स होते हैं उनके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए, उनका विजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए टू अंडरस्टैंड, ताकि वो समझ सके द ओवरऑल वर्किंग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, एंड इट्स एनवायरनमेंट, और इसका एनवायरनमेंट किस किस्म का है। और एनवायरनमेंट में दोनों चीज़ें देखेंगे, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, माइक्रो एनवायरनमेंट भी और मैक्रो एनवायरनमेंट भी। टू ग्रैप्स, यानी चीज़ों के ऊपर गिरफ्त कर ले। हाउ ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिट टुगेदर, कि ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ
पार्ट्स को कैसे जोड़ना है, उनको इंटीग्रेट कैसे करना है और उनसे वो तमाम प्रोडक्टिविटी हासिल कैसे करनी है कि जिसको पहले से डिज़ाइन किया गया था। और लास्ट वन है टू व्यू द ऑर्गेनाइजेशन इन ए होलिस्टिक मैनर, यानी इसको एक ग्रुप की सूरत में, एक अलहदा एंटिटी की सूरत में देखा जाता है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे सही हो चाहे ख़राब हो रही हो, तो ऑर्गेनाइजेशन को उसके साथ इन्वॉल्व ज़रूर होना पड़ता है। उसकी अगर बेहतरी का उनको रिगार्ड मिलता है, रिवार्ड मिलता है, तो ख़राबी की जिम्मेदारी भी उन्हीं के गिर्द होती है, उन्हीं के सर पे होती है। हाउ द मैनेजर्स जॉब इज़ चेंजिंग। आज के दौर में हम देखते हैं कि मैनेजर की जो जॉब्स हैं उसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ वाक़ई हो रही हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, द इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर्स। आज के दौर में हम दे रहे हैं कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, तो कंपनीज़ का जो फोकस है वो कस्टमर की तरफ होता जा रहा है। वो कस्टमर को अहमियत देने लग गए हैं, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को देखते हुए प्रोडक्ट्स बनाते हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। कस्टमर्स द रीज़न दैट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। बेसिकली ये बेसिक काज होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्ट करने का, क्योंकि उन्होंने फोकस तो अपने कस्टमर को ही करना होता है। वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कस्टमर की लाइकिंग या डिसलाइकिंग लेवल को के मुताबिक होती हैं। मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप, ये है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉइज़। एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के तौर पे जितने भी मैनेजर्स होते हैं या जितने भी और मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉइज़ होते हैं, उन सब की जिम्मेदारी होती है वो कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करें। कंसिस्टेंट, यानी वो अपनी काम अपनी जस्तजू में पक्के रहें। हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। उनको अपनी बेहतरीन जो सलाहियतें हैं उनको इस्तेमाल में करना चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर और प्रोफेशनल कैपेबिलिटी का मुजाहरा करते हुए वो तमाम कस्टमर को जो उनके राब्ते में होते हैं उनको मैनेज करना चाहिए और उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। नंबर 2, इनोवेशन। आज के जदीद दौर में जो चीज़ों के अंदर तरक्की हो रही है, डिज़ाइन के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, नए नए कलर्स आ रहे हैं और मुख्तलिफ फ़ीचर्स चीज़ों के साथ अटैच किए जा रहे हैं, तो इस अमल को हम इनोवेशन का नाम देते हैं। अब इनोवेशन क्या होती है? एक्सप्लोरिंग न्यू टेरिटरी एंड टेकिंग रिस्क। आप नई हदूद का तयन करते हैं, नई प्रोडक्ट के मतलब वर्किंग्स करते हैं, नई एक्टिविटीज़ सामने रखते हैं, अपने टारगेट्स को चेंज करके देखते हैं, तो इसके अंदर रिस्क तो फिर मौजूद होता ही है। लेकिन मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स ये चीज़ जहन में रखिए, हमारी फाइनेंस की साइंस ये कहती है कि जब किसी चीज़ के अंदर रिस्क मौजूद हो तो उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ से हम एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो है उसको कह सकते हैं कि मोर रिस्क मोर रिटर्न एंड लेस रिस्क लेस रिटर्न। जिस चीज़ के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है उस चीज़ के अंदर कमाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। मैनेजर शुड एनकरेज एम्प्लॉइज़। मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉइज़ की हौसला अफजाई करनी चाहिए टू एक्ट ऑन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इनोवेशन, कि यानी चीज़ों की जिद्दत लाने के जो तकाज़े मौजूद हैं या आपको कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास है तो वो ज़रूर लेके आए। तो एम्प्लॉइज़ से भी आइडियाज़ लिए जा सकते हैं। मैंने एक और लेक्चर में आपके साथ बात की थी कि ट्विटर कंपनी ये क्लेम करती है कि उसको अपनी प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए या डिज़ाइन चेंजिंग के लिए या मज़ीद करैक्टरिस्टिक्स उसके अंदर अटैच करने के लिए जो 55% आइडियाज़ हैं वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट से ही मिल जाती हैं। उनको एक्सटर्नली ये आइडियाज़ जो नहीं लेने पड़ते। और वैसे भी इतनी बड़ी कॉरपोरेशन जो होती हैं उन्होंने अपने ही R&D डिपार्टमेंट कायम किए हुए होते हैं कि जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का नाम दिया जाता है। तो आज की मैनेजमेंट के अंदर जो और इशू हो सकते हैं वो क्या है? एक मैनेजर को कुछ गाइडलाइंस जो हैं उनको अख्तियार करना चाहिए ताकि वो एक अच्छा प्रैक्टिशनर, एक अच्छा मैनेजर बन सके। ज़रूरत होती है उसके लिए नोज़ द कंपनी गोल। सबसे बुनियादी तौर पे मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि कंपनी जो है उसके मकासद क्या है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक एक्टिविटी शुरू की गई है, तमाम डिज़ाइनिंग हो गई है, ड्यूटीज़ की असाइनमेंट कर दी गई है, तो बाद में मैनेजर चेंज कर दिया जाता है और उसकी जगह पे नया मैनेजर वहाँ पे आ जाता है। तो सबसे पहले उस नए मैनेजर को भी काम सीखने के लिए, एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए ज़रूरी होता है वो कंपनी के गोल्स का पहले एनालिसिस कर ले, उसका जो तज्ज़िया कर ले, ताकि उसको लेवल ऑफ एफर्ट्स का पता चल जाए, लेवल्स ऑफ स्किल्स का पता चल जाए। आपको पता चल जाएगा किस किस्म की लेबर को आपने ड्यूटीज़ देनी है और उनके स्किल लेवल को भी जांच लिया जाए तो फिर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नंबर 2, उसके लिए ज़रूरत होती है मैनेजर के लिए सेलेक्ट द ग्रुप मेंबर्स केयरफुली। वही बात आगे जो पहले मैंने कहा है, ये
मैनेजर जो है अपनी स्किल के हवाले से बड़ा अच्छा माना जाएगा अगर उसको लोगों की पहचान हो जाए, और लोगों की पहचान के तकाजे उनका रंग रूप नहीं होना चाहिए बल्कि उनकी परफॉर्मेंस और उनका स्किल लेवल होना चाहिए, उनकी कमिटमेंट होनी चाहिए, उनकी लॉयल्टी होनी चाहिए और उनका लर्निंग लेवल होना चाहिए, उनकी मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अंदाज़ा लगाएं कि एक सर्टन एक्टिविटी जो परफॉर्म करनी होती है, और अगर आप महसूस करते हैं कि किसी एम्प्लॉई के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है और उसके अंदर स्किल की कमी है, तो आप उसके पोटेंशियल को ही बुनियाद बनाते हुए उसकी स्किल को डेवलप करवा सकते हैं। तो कंपनियों ने ये इस तरह के ट्रेनिंग सेशन रखवाए होते हैं, ऐसी कंपनियां कि जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो कॉन्स्टेंटली किया जाता है, तो वो फिर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ अपने स्टाफ को फेमिलियर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग का अहतमाम करते हैं ताकि वो सीख लें और कंपनी जो है अपनी ऑपरेशंस को स्मूथली रन कर सके। अब इसी तरह थर्ड पार्ट जो है गाइडलाइन का, जो एक मैनेजर के लिए उसकी कामयाबी की ज़मानत हो सकती है, वो है स्ट्रेंथन द ह्यूमन रिलेशन स्किल्स। ह्यूमन रिलेशन स्किल्स क्या होती हैं कि आपके ताल्लुकात बाकी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से या बाकी डिपार्टमेंट हेड्स के साथ कैसे हों या कैसे होने चाहिए। लर्न टू स्पीक, उसको बोलना सीखना चाहिए, किसी को कैसे मुखातब करना है, किसी से कैसे काम लेना है, एंड लिसन इफ़ेक्टिवली, उसको ये दोनों स्किल्स होनी चाहिए। अच्छा बोलना भी आना चाहिए और लोगों की बात को सुन के बेहतर तजिया करना भी आना चाहिए। नंबर 2, सेट स्टैंडर्ड्स आर पर्पस प्रोपोज्ड लेवल ऑफ अचीवमेंट, यानी पहले से वो टारगेट का तयन कर दे और वो टारगेट वो होने चाहिए जो माहौल से मुताबिकत रखते हों। जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन होगी, वर्किंग कंडीशन होगी, कैपेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर होगी, वो उसके मुताबिक अपने टारगेट सेट करता है। सी द सिचुएशन, वो जो हालात हैं उसका पहले तजिया करेगा फ्रॉम द अदर पर्सन व्यू पॉइंट, यानी उस शख्स के तौर पे कि जिसका अपना कुछ ज़ाती स्टेक यहाँ पे ना हो। यानी एक मैनेजर डिसाइड करता है जब कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ को, तो वो उसको एक अपना पार्ट बना के भी कंसिडर करता है और एक लाताल्लुक़ होकर भी चेक करता है और ये देखता है कि आप चीज़ों के मतलब कैसे फ़ैसले करते हैं। बिकम इफ़ेक्टिव इन डिसीजन मेकिंग, आपको अच्छे फ़ैसले साजी करने चाहिए जो सोच विचार के तौर पे या आपकी अच्छी थिंकिंग की अलामत हो। तो मैनेजमेंट के हमने डिसीजन मेकिंग के अंदर जाके आगे पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स होते हैं और मैनेजर को उनको सीखना चाहिए। और अडॉप्ट ए क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, उनके अंदर ऐसा होना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉइज़ के काम के मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की क्वेश्चनिंग करें, जिससे लर्निंग का पहलू जो है, सीखने का अमल जो है, उसकी हौसला अफजाई होती हो। बी अ लीडर बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन द एक्शन, एक ऐसा लीडर होना चाहिए कि जिसको हरकत भी करनी आती हो, जिसको कामों को परफॉर्म करना भी आता हो। सिर्फ यही नहीं है कि बाकी लोगों को डराता धमकाता रहे और काम सिखाता रहे, बल्कि ख़ुद भी करना आना चाहिए। टेक अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स पीपल फेवरेबली, और इतनी अहलियत भी होनी चाहिए और उसको इस तरह का एनालिसिस आना चाहिए कि जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उनको आप इस तरह से समझा लें, लाइन पे लें, बल्कि ये कह सकते हैं कि उन्हें काम करने पे मजबूर कर दिया जाए, तो ये भी इसके लिए एक बड़ी अच्छी स्किल होगी। और लास्ट है वैल्यूएट व्हाट्स अचीव्ड, इसे देखना चाहिए कि उसने आज तक क्या हासिल कर लिया है, एंड टेक रेमेडियल एक्शन ऑफ इफ़ नेसेसरी, और तमाम काम करने चाहिए कि जो कि किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वो लाजमी तौर पे इसके इल्म में आने चाहिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी जो एक मैनेजर को, एक अच्छा मैनेजर टुडेज़ मैनेजमेंट एनवायरनमेंट के अंदर होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।